आज हम करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का मतलब होता है देश। अब हमें आज़ादी मिल चुकी है। आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद हमारे देश में क्या क्या समस्याएं आई, उन समस्याओं का, उन चुनौतियों का हमने किस प्रकार समाधान किया, किस प्रकार की परिस्थितियों का हमने समाधान किया, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हमारा अध्याय 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अब राष्ट्र को आज़ादी तो मिल चुकी है, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन अब उस देश, जब पहले हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, हम गुलाम थे। हमारे देश के नेताओं ने हमारी जनता को जागरूक किया, बहुत सारे आंदोलन चलाए, काफी संघर्ष के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो राष्ट्र का निर्माण, आज़ादी तो मिल चुकी है, अब उस बिखरे हुए राष्ट्र को जिस हालत में है या जिस सिचुएशन में हमें राष्ट्र प्राप्त हुआ है, उसको अब किस तरीके से गठित किया जाए, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नए राष्ट्र की चुनौतियां। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो चुका है और ये जो नया राष्ट्र हमारा बना है, क्योंकि हमारे लिए जो आज़ादी से ही हमारे राष्ट्र की शुरुआत होती है, उससे पहले हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। हम अपने ही देश में गुलाम बने हुए थे और ब्रिटिश शासन के अनुसार शासन का संचालन किया जाता था। अब हमारा खुद का राष्ट्र है, हमारा अपना राष्ट्र है। अपने देश को किस तरीके से चलाया जाए, किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई जाए, वो सब हम इसमें जानेंगे। नए राष्ट्र की चुनौतियां, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट इस लेसन का, वो मेन मेन मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके अलावा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। रात्रि का टाइम था, इसलिए 14-15 तारीख की, कि 14 तारीख की रात और 15 तारीख की सुबह। तो ये 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। देखिए इसमें क्या बताया कि 15-14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसका नाम हिंदुस्तान था, थानी है। स्वतंत्र भारत के जब हमें आज़ादी मिली, तो उस समय हमारा भारत आज़ाद हो चुका था। तो स्वतंत्र भारत का जो उस समय जब हमें आज़ादी मिली थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनका यह प्रसिद्ध भाषण, आज़ादी के समय जो उन्होंने भाषण दिया था, वो किस नाम से फेमस है? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि आज़ादी के समय, कई बार तो ये भी, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। उनका भाषण किस नाम से फेमस है? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो उस समय भाषण दिया था भारत की आजादी के समय, तो उनका जो भाषण है वो किस नाम से फेमस है? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यह कोई आसान काम नहीं था। क्या आसान काम नहीं था? आज़ादी मिलना, आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, उसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाइयाँ हुई है, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो यह कोई आसान काम नहीं था कि हमें किसी ने ऐसे आज़ादी थमा दी हो, उसके लिए हमने खुद संघर्ष किया है। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ। हमें जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश में जिस तरह की व्यवस्था थी, जो हालात थे, उससे बुरी हालत में शायद कोई देश नहीं था। आपको पता है कि आज़ादी ऐसे ही हमें नहीं मिली, बहुत सारे नेता हमारे मारे गए, बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे मारे गए, कईयों को फांसी दे दी गई, जिन्होंने संघर्ष किया था आज़ादी के दौरान। तब जाके हमें ये जो आज़ादी है, ये हमें प्राप्त हुई है। और उसका भी क्या हुआ, पहले जो भारत था वो पूरा एक देश था। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। आज़ादी तो मिली, लेकिन हमें जो पूरा भारत था वो प्राप्त नहीं हुआ। भारत को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, जो हिंदू थे वो भारत में ही रह गए। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि भारत में सारे ही हिंदू हैं या पाकिस्तान में सारे ही मुसलमान हैं। उस समय क्या हुआ था, जब भारत का बंटवारा हुआ था, तो बहुत सारे कुछ हिंदू ऐसे थे जो पाकिस्तान में ही रह गए,
और कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो भारत में ही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में सारे हिंदू है, पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान वो मुसलमान है। देश का बंटवारा किया गया। पहले भारत पूरा एक देश था, उसको बांटकर दो देशों में विभाजित कर दिया। एक देश बना पाकिस्तान और एक बना भारत। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। इसका मतलब क्या हुआ? सन 1947 मतलब जब हमें आजादी मिली थी, तो वो साल कैसा था? एक तो अभूतपूर्व, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत ज्यादा हिंसा, लड़ाई झगड़ा। और विस्थापन का मतलब क्या होता है? जब कुछ लोग, यहाँ के लोग वहां जाके बस जाए, किसी दूसरी जगह पे, दूसरी जगह के लोग यहाँ आके बस जाए, तो लोगों में क्या होता है? जब बंटवारा होता, कुछ लोग वहां चले गए, कुछ लोग वहां से यहाँ पर आए। तो ये विस्थापन की त्रासदी का साल था। आजाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी थी। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उस समय परिस्थितियां बहुत बुरी थी, जिस समय हमें आजादी मिली थी। अब आजादी तो मिल गई, अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इस जो हालात उस समय देश में बने हुए थे, जिन हालात में हमने आजादी प्राप्त की है, अब इन परिस्थितियों को किस तरीके से धीरे धीरे सुधारा जाए, किस तरीके से हम अपना देश चलाए, कौन से शासन व्यवस्था को अपनाए। ऐसे बहुत सारे लक्ष्य थे जिनको हमें हासिल करना था, मतलब प्राप्त करना था। आजादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। उथल पुथल का मतलब क्या हुआ कि उस समय देश में अस्थिरता थी, अस्थिरता का माहौल था। और जो हमारे नेता थे जिन्होंने हमारे देश की आजादी में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो क्या थे? उनके सामने भी राष्ट्र का निर्माण करना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। तो ये एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने क्या किया था? देश की आजादी के समय जो उन्होंने भाषण दिया था, संविधान सभा का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, सत्र हुआ था, उसको संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था, जो किस नाम से फेमस है? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से फेमस है। अब आगे हमें क्या बताया कि जो आजादी हमें मिली थी, ये कोई आसान काम नहीं था कि हमने कहा हमें आजाद कर दो और हम आजाद हो गए। उसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, तब जाके कहीं हमें आजादी मिली है। और जिस समय हमें आजादी मिली, उस समय हमारा देश बहुत मुसीबतों से गुजर रहा था, बहुत कठिन परिस्थितियां थी। 1947 के जिन हालात के बीच आज भारत आजाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आजाद नहीं हुआ। जिस जैसी हालत भारत में थी, वैसी हालत शायद ही किसी देश में हो। आजादी तो मिली, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश का बंटवारा भी हो गया। पूरा भारत जो एक देश के नाम से जाना जाता था, उसके दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा, मतलब लड़ाई झगड़ा, कलेश, आंदोलन और विस्थापन। कुछ लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, कुछ दूसरे जगह से यहाँ पे आ रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान मतलब हमारे देश को ये जो परिस्थितियां थी, हिंसा भी थी, विस्थापन भी था, इन्हीं परिस्थितियों में जो हमारे देश की परिस्थितियां थी, उसमें बहुविध मतलब बहुत सारे लक्ष्य हमने अपने जो लक्ष्य बना रखे थे, आगे जो देश का विकास करना था। तो हमारे सामने चुनौती क्या थी कि हमें बहुत सारे लक्ष्यों को साथ लेकर चलना था और उनको हासिल करना था, प्राप्त करना था। आजादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। हमारे देश के जो नेता थे, आजादी मिलने के बाद उन्हें पता था कि आजादी तो हमें मिल गई है, लेकिन अब भी हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्या है जिसका समाधान हमें करना है। अब वो चुनौतियां क्या क्या थी? सबसे पहली चुनौती क्या थी? देखिए, मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियां थी। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या थी? तो क्या चुनौतियां थी? मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियां थी। पहली और तत्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। देखिए, इसमें क्या बताया है? हमारे सामने तीन तरह की चुनौतियां थी। जब भारत आजाद हुआ, तो आजादी के समय हमारे समक्ष तीन चुनौतियां थी। पहली चुनौती क्या थी? एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। जब भारत आजाद हुआ, तो भारत में विविधता थी। विविधता का मतलब क्या होता है? बहुत सारे धर्मों के लोग, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति को बोलने वाले लोग, सब
भारत में रहते थे, तो भारत में क्या था, विविधता थी। विभिन्न धर्मों के लोग भी थे, विभिन्न जातियों के लोग भी थे, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग भी थे, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग भी थे। तो इसका तभी भारत के लिए कहा जाता है कि जो भारत है वो विविधताओं का देश है। भारत में विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह की जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग इकट्ठे रहते थे हमारे देश में। तो विविधता का मतलब क्या हुआ, विभिन्न प्रकार की जातियां, भाषा, धर्म, संस्कृति, इन सब का अलग अलग होने के बावजूद भी इकट्ठा रहना, तो विविधता तो थी। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि इतनी विविधता होने के बाद भी इस देश में, किसमें, भारत में, लोगों को एकताबद्ध कैसे किया जाए, मतलब उनको एकजुट कैसे किया जाए। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। भारत का आकार भी बड़ा है, आपको पता है, भारत आकार की दृष्टि से भी काफी बड़ा देश है। दूसरा, उसमें विविधता भी थी। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, बोली बोलने वाले लोग भी थे, संस्कृति भी अलग थी, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे, अलग अलग जातियों के लोग भी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। उस समय आमतौर पर क्या माना जा रहा था कि एक तो देश इतना बड़ा, आकार में भी बड़ा है, ठीक है, ऊपर से इस देश में क्या है, बहुत सारी विविधता है, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति और भाषा को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इतने बड़े देश में, और जहाँ इतनी ज्यादा विविधता पाई जाती हो, तो ऐसे देश को हम कैसे एकजुट कर सकते हैं, मतलब कैसे एकताबद्ध कर सकते हैं। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई है आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। उल्टा हुआ क्या, उस समय फिर देश भी बट गया, हमारा जो भारत देश था वो दो टुकड़ों में बट गया। तो जो मन में एक आशंका थी, लोग ये सोचते थे कि इतनी ज्यादा विविधता है, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें टकराव होना स्वाभाविक है। और हुआ क्या, फिर भारत भी दो हिस्सों में बट गया। एक भारत में से एक पाकिस्तान बन गया देश, एक भारत बन गया, पूरा भारत दो भागों में बट गया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये आशंका थी, जो ये सोच थी, ये सच साबित हुई, बंटवारा भी हो गया। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे, क्या भारत एक रह पाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, इसको देखने के बाद हमें क्या समझ में आया कि भारत के समक्ष आजादी के बाद तीन प्रमुख चुनौतियां थी, तीन प्रमुख समस्या थी जिनका हमें सामना करना था। उसमें सबसे बड़ी चुनौती, सबसे पहली चुनौती क्या थी कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहां भारत में इतनी सारी विविधता पाई जाती है, क्या ये पूरा भारत एक रह पाएगा। मतलब क्या हुआ, भारत को बांट दिया है दो भागों में, पाकिस्तान अलग देश बन गया, भारत अलग देश बन गया। उसके बावजूद भारत में अब भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग भाषा को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। तो विविधता वाला देश तो अब भी है भारत। तो क्या इस विविधता भरे वातावरण में, या ऐसा देश जिसमें इतने बड़े स्तर पर विविधता पाई जाती है, क्या ये देश एक रह पाएगा। एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी। दूसरी क्या थी, लोकतंत्र को कायम करने की थी। लोकतंत्र, हमने क्या, जब हमें आजादी मिली तो हमने आजादी के बाद शासन का कौन सा स्वरूप प्राप्त किया, हमने लोकतंत्र को अपनाया, लोकतांत्रिक शासन को अपनाया। अब लोकतंत्र होता क्या है, देखिए, लोकतंत्र ये आपने 11th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी ये शब्द बहुत बार आया होगा। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। जैसे कि भारत में है, भारत में क्या है, भारत में लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है, लोग वोट डालते हैं। आपको पता है ना, भारत में क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति 18 साल का या 18 साल से ज्यादा का है, उसको वोट डालने का अधिकार है। तो हमारे जो नेता है, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, उनको हम ही लोग अपने वोट के द्वारा चुनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शासन का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो हम खुद है, जनता है। जनता के हाथ में क्या है, सरकार को बनाना भी जनता के हाथ में है, सरकार काम नहीं करती तो उसको हटाना भी लोगों के हाथ में है। वो कैसे, अगर लोग जिसको वोट डालते हैं, ठीक है, अब जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोट डाली वो जीत गया, फिर जिस पार्टी के ज्यादा लोग जीतेंगे उसकी सरकार बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की पसंद से सरकार बनी, जिसको लोग चाहते थे। लेकिन अगर उस सरकार ने लोगों की उम्मीदों पर वो खरी नहीं उतरी, लोगों के लिए काम नहीं किया, तो अगली बार लोग उसको वोट नहीं देंगे, नहीं जिताएंगे। तो सरकार को बनाना और सरकार को बिगाड़ना लोगों के हाथ में है। ये होता है लोकतांत्रिक शासन। लोकतंत्र में जनता का ध्यान रखा जाता है,
लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं अपने देश में, जैसे बोलने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने अनुसार अपना धर्म पालन करने का अधिकार है, अपने अनुसार अपनी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, सबको समान माना जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो लोकतंत्र में लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। लोगों को 6 मौलिक अधिकार दिए जाते हैं जो लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को मिलते हैं। हमारे देश में भी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है? लोगों का तंत्र, जनता का शासन। तो दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को कायम करने की थी। उसके बाद ये मैंने अभी जो बताया, संविधान में मौलिक अधिकारों की, हमारा जो संविधान है, संविधान क्या होता है? किसी भी देश का जो शासन चलाया जाता है वो संविधान के अनुसार अनुसार चलाया जाता है। संविधान एक किताब है, जैसे हमारा संविधान है, तो हमारे देश से संबंधित एक किताब है जिसका नाम संविधान है। वो होता क्या है? उसमें बहुत सारे कानून होते हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 ऐसे करके उसमें बहुत सारे कानून लिखे होते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, देश को चलाने से संबंधित सारे कानून संविधान में लिखे जाते हैं। और हमारा जो देश का शासन चलाया जाता है वो संविधान में जो कानून लिखे गए हैं उनके अनुसार चलाया जाता है। कौन अधिकारी क्या काम करेगा, राष्ट्रपति क्या काम करेगा, प्रधानमंत्री क्या काम करेगा, विधानमंडल क्या काम करेगा, कार्यपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी, संविधान में क्या, संविधान के अनुसार देश में कौन कौन से अंग होंगे, कौन कौन से अधिकारी होंगे, मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी देश को चलाने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें संविधान में लिखी होती है और उसी के अनुसार हम उसमें शासन करते हैं। आजादी के बाद तो हमने सबसे पहले यही किया था, हमने सबसे पहले अपना संविधान बनाया था। संविधान में बहुत सारे कानूनों का समावेश किया था। ठीक है, तो हमारे संविधान में ही हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। मौलिक अधिकार है जो एक देश में रहने वाले नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इनकी संख्या 6 है। आजादी के समय जब मौलिक अधिकार हमारे संविधान में लिखे गए थे उस समय इनकी संख्या 7 थी। अब संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो कानूनी अधिकार बना दिया है, वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया है। हमारे मौलिक अधिकार 6 है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। मतदान का अधिकार का मतलब क्या हुआ? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो भी व्यक्ति 18 साल या 18 साल से ज्यादा का है वो वोट डाल सकता है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश का जो शासन है वो कैसा है? संसदीय। हमारे देश में संसद है, आपको पता है कि संसद है जो कानून से संबंधित काम करती है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इनमें हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जो हमारे द्वारा चुने हुए नेता है, वही होते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। तो संसदीय शासन का मतलब क्या हुआ? संसद जो है, संसदीय शासन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे देश में संसद है वो हमारे कानून से संबंधित कार्य करती है, जिसमें हमारे प्रतिनिधि होते हैं। अब इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है। लोकतंत्र को कायम करने के लिए, मगर इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि लोगों का शासन, लोकतंत्र बना रहे, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि संविधान कैसा हो? लोकतांत्रिक। लेकिन इतना भरी भी काफी नहीं है। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। देखिए, अब हमने क्या किया? पहली चुनौती हमारी क्या थी कि पूरे देश को हम एकता के सूत्र में कैसे बांधे, क्योंकि पता है कि देश बहुत बड़ा है, देश में विविधता है, अलग अलग जब धर्मों के लोग किसी देश में होंगे, अलग अलग जाति के लोग रहेंगे, अलग अलग भाषा संस्कृति के मानने वाले लोग रहेंगे, तो उनमें लड़ाई झगड़ा टकराव होना स्वाभाविक है। अब ऐसे सिचुएशन में पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करना। ये देखिए, अभी मैंने जो बताया दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहली चुनौती थी कि विविधता होने के बाद भी हम इस पूरे देश को, भारत को एकता के सूत्र में कैसे बांधे। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करना। हमने लोकतांत्रिक शासन को तो अपना लिया कि भाई हम, जो हमारा शासन होगा, जो भारत है, वो लोकतांत्रिक देश होगा। लोगों को मौलिक अधिकार भी दे दिए, वोट देने का अधिकार भी दे दिया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब इसके बाद हमारे सामने चुनौती क्या थी कि संविधान में जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को दिए हैं, जो बातें उसमें शामिल की है,
उसमें लिखी तो गई है, लेकिन लोग उसको व्यवहार में भी अपनाए। हमने बोल दिया कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से लोग इसका पालन करें, वो जरूरी था। तो दूसरी चुनौती क्या थी कि लोकतंत्र को कायम, कि जो हमने लोकतांत्रिक शासन अपनाया है वो बना रहे, उसमें टकराव ना हो, लोग उसी के अनुसार शासन करें। उस संविधान में जो लोकतांत्रिक सरकार के लिए या लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए जिन बातों को शामिल किया गया है, वो लोग व्यवहार में भी अपनाए। ये चुनौती थी। आगे तीसरी चुनौती हमारी क्या थी? ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ तबकों का। देखिए, अब हमारे सामने तीसरी चुनौती क्या थी कि हमें देश का विकास करना है, ठीक है, लेकिन देश का विकास कैसे करें? ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का ही भला हो, कुछ लोगों की तरक्की हो। अगर ऐसा हुआ तो जिन लोगों की संख्या देश में कम है, जो अल्पसंख्यक है, वो तो दब जाएंगे, उनका तो विकास हो ही नहीं पाएगा। तो क्या सोच के चलना कि जो अल्पसंख्यक है वो भी ना पिछड़े, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, और जो बहुसंख्यक है उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो कुल मिला के समाज में सभी तबकों का ये ध्यान रखा जाए कि विकास तो करना है, सबको साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति, एक धर्म या किसी एक तबके की तरक्की हो रही है और दूसरा पिछड़ रहा है, सबको साथ लेके चलना। तो तीसरी चुनौती क्या थी? ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का मतलब, जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है समानता, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों को समान माना जाए। उसका मतलब क्या है कि कोई किसी भी तबके का हो, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, कोई भी भाषा बोलता है, कोई भी संस्कृति अपनाता है, कुछ भी है, लेकिन उन सबके साथ समान बर्ताव किया जाए। और सामाजिक रूप से वंचित तबके, जो पिछड़े हुए वर्ग है, तथा धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक, वो धर्म या वो संस्कृति को मानने वाले लोग जिनकी संख्या समाज में कम है, उनको कुछ विशेष सुरक्षा दी जाए, जिससे कि वो समाज में पिछड़ ना जाए। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अभी हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, ये देखिए। हमारा लेसन है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। देश आजाद हो गया, आजादी मिल गई, अब उस देश का निर्माण करने के लिए हमारे सामने क्या क्या चुनौती है। स्टार्टिंग हमने कहां से की कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने उस समय जो भाषण दिया था वो किस नाम से फेमस है? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। फिर ये क्वेश्चन आता है कई बार कि हमारे देश के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी। पहली चुनौती क्या थी? पहली चुनौती क्या थी हमारी कि अपने देश को एकता के सूत्र में बांधने की, कि विविधता वाला देश है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। इतनी विविधता होने के बाद भी इस देश को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। दूसरी चुनौती क्या थी? हमने लोकतांत्रिक शासन तो अपना लिया, हमने जब आजादी ली, आजादी प्राप्त की, उसके बाद जब हमने अपना संविधान बनाया, तो हमने अपने संविधान में अपने देश के लिए कौन सी व्यवस्था को चुना? लोकतांत्रिक व्यवस्था को। अब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। अब दूसरी चुनौती क्या थी कि जो लोगों का शासन है, लोकतंत्र जो है, उसको अपना तो लिया, लेकिन अब उसको कैसे कायम किया जाए, कैसे बनाकर रखा जाए जिससे लोगों में टकराव ना हो। तीसरी चुनौती क्या थी कि विकास करना। देश का तो विकास किया जाएगा, लेकिन जो समाज में अल्पसंख्यक है, जिनकी समाज में संख्या कम है, उनका भी ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या समाज में कम है वो पिछड़ जाए। तो तीसरा क्या था? विकास करना, लेकिन कुछ तबकों का नहीं, कुछ वर्ग का नहीं, कुछ जाति का नहीं, सबका, चाहे वो बहुसंख्यक है चाहे वो अल्पसंख्यक है। ये देखिए, संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया गया है और नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी। संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार है, और जो भाग 4 है हमारे संविधान का, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि ये लोगों के कल्याण से संबंधित होते हैं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये लोगों के कल्याण से संबंधित होते हैं, तो इनको भी शामिल किया गया जिससे कि लोगों की कुछ कल्याणकारी कार्य भी किए जा सके। आजादी के तुरंत बाद
जैसे ही हमें आज़ादी मिली उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो राष्ट्र का निर्माण करना था, कि राष्ट्र तो हमने बना लिया, भारत देश तो बन गया, अब उसको कैसे उसको निर्माण किया जाए, वो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती का ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास और साझी नियति के फलक पर गढ़ा। ये तो करा दिया मैंने। अब इसके बाद देखिए, अभी जो हमने लेसन किया है, जितना किया उसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है। एक तो जवाहरलाल नेहरू का जो आज़ादी के समय उन्होंने भाषण दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है। दूसरा, स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख 3 चुनौतियां थी। ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में आता है। ये देखिए, अब चुनौती और क्या क्या थी। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन मतलब देश का बंटवारा जो हो चुका था भारत और पाकिस्तान के रूप में। विस्थापन का मतलब जब लोग एक जगह से किसी दूसरे जगह पे जाके बस जाते हैं, जैसे यहाँ भारत से कुछ लोग पाकिस्तान में बस गए, पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ बस गए, और भी बहुत सारी जगह में विस्थापन हुआ है कि अपनी जगह से दूसरी जगह पे स्थापित हो जाना, बस जाना। और पुनर्वास, पुनर्वास भी क्या होता है, पुनर्वास दोबारा कहीं जाके रहने लगना। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि देखिए देखिए जब आज़ादी की बात की जा रही है तो 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन हमेशा 14 और 15 तारीख लिखा होता है। वो क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बताया था हमें जो आज़ादी मिली है वो मध्य रात्रि को मिली है। मध्य रात्रि मतलब 15 तारीख की सुबह और 14 तारीख की रात। इसलिए जब आज़ादी की हमारी ये डेट आती है तो इसमें 14-15 अगस्त दोनों साथ लिखा रहता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी और 15 को भारत, इसीलिए 2 डेट है। तो जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, और हम भारत का जो आज़ादी का दिन होता है वो हम 15 अगस्त 1947 के रूप में मनाते हैं। तो 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। 14 और 15 अगस्त को कोई एक देश आज़ाद नहीं हुआ, 2 देश हुए। एक पाकिस्तान, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। ब्रिटिश इंडिया कब की बात है? जब ब्रिटिश शासन का इंडिया के ऊपर अधिकार था, मतलब जब हम गुलाम थे और हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। उस समय क्या था कि भारत पूरा एक देश था जिसको ब्रिटिश इंडिया के नाम से पुकारा जाता था। अब उसी इंडिया, ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांट दिया। भारत अलग बन गया जिसमें हिंदू शामिल हुए, पाकिस्तान अलग देश बन गया जिसमें पाकिस्तान में मुसलमान शामिल हुए। अब आगे आता है विभाजन की प्रक्रिया। क्या फैसला हुआ? अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान के 2 देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष भारत कहलाएंगे। देखिए, जिस क्या फैसला हुआ? पहले जिस भूभाग को, पहले पूरे उस भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत के नाम से जाना जाता था। अब भारत को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान। अब भारत और जब भारत के बारे में ये सोचा गया कि इसके 2 हिस्से किए जाएंगे, इसमें से एक देश और बनाया जाएगा पाकिस्तान, लेकिन बंटवारा किस आधार पे होगा, उसको कैसे बांटा जाएगा? तो इसके लिए हमने जो आधार बनाया वो बनाया धर्म को। मतलब जिस जगह में हिंदू ज्यादा होंगे वो भारत के हिस्से में आएगा, जिस जगह में मुसलमान ज्यादा होंगे वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। अब ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। जब भारत बटा नहीं था, ब्रिटिश इंडिया मतलब जब विभाजन नहीं हुआ था, उस समय कोई भी एक ऐसी जगह नहीं थी जहां पर मुसलमान बहुत ज्यादा संख्या में हो। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा थी, एक तो पश्चिम में और दूसरा पूर्व में। एक पश्चिम में और दूसरा पूर्व में। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये दोनों इलाकों को ही जोड़ दे और इनको एक जगह कर दे। तो इसको देखते हुए क्या फैसला किया गया कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिम और
पूर्वी पाकिस्तान, अभी मैंने बताया कि पूर्व और जो पश्चिम इलाका था वहां पे मुसलमान ज्यादा थे, तो इन दोनों इलाकों को मिला दिया और नाम रख दिया पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो। दूसरा मतलब क्या था, जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा रहते थे और वो लोग, जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हो क्योंकि वो इतने टाइम से यहाँ रह रहे थे, ये भी नहीं था, जिसमें से किसका नाम प्रमुख है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्या थे, ये पाकिस्तान में जाने के लिए सहमत नहीं थे। इनको जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको किस नाम से फेमस थे, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। और ये क्या विरोध करते थे कि दो देश द्विराष्ट्र, जो देश का बंटवारा किया जा रहा था, जो देश को तोड़ा जा रहा था भारत को और उसको दो भागों में बांटा जा रहा था, भारत और पाकिस्तान, ये बिल्कुल उसके खिलाफ थे। बाद में इनको भी पाकिस्तान में ही शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो दोबारा बता देती हूँ, जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान भारत में से नहीं बने थे, ब्रिटिश इंडिया उसको नाम दिया गया है। उस समय कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पे मुसलमान बहुत ज्यादा हो। पूर्व पश्चिम में ऐसे इलाके थे जहां मुसलमान ज्यादा थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनको जोड़ के ही एक बना दे, दोनों इलाकों को भी जोड़ना मुश्किल था। तो क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान अलग बना दिया, पश्चिमी पाकिस्तान अलग बना दिया। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान, जो बहुत जिन इलाकों में बहुत सारे मुसलमान थे लेकिन वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनमें से क्या नाम फेमस है, खान अब्दुल गफ्फार खान। उनको सीमांत गांधी के नाम से कई बार आ जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था, तो उनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान है वो किसके विरोधी थे, तो किस चीज के विरोधी थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत। वो किसके विरोधी थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। अब हमारा आता है तीसरी समस्या, और भी गंभीर थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ब्रिटिश इंडिया में जब हमारा देश बटाव नहीं था, विभाजित नहीं हुआ था, कि मुस्लिम मुस्लिम बहुत प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। पंजाब और बंगाल में बहुत सारे जगह ऐसी थी जहां पर गैर मुस्लिम, मतलब मुसलमान नहीं थे, हिंदू ज्यादा था, इसका मतलब मुसलमान कम थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा, मतलब जिस धर्म के लोग इनमें ज्यादा होंगे वो उसी में, जैसे अगर यहाँ पर पंजाब और बंगाल में हिंदू ज्यादा होंगे तो वो भारत में मिला लेंगे उसको, मुसलमान ज्यादा होंगे तो पाकिस्तान में मिला लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा, मतलब हिंदू, जो जिस जगह हिंदू ज्यादा होंगे उनको भारत में भेजा जाएगा, जहां मुसलमान ज्यादा होंगे वो पाकिस्तान में। और इससे जिले तथा उसके निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में या पाकिस्तान में। आजादी हमें मिली है 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान को मिली है 14 अगस्त 1947 को। तो उस समय तक भी लोगों को ये नहीं पता था कि वो भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में शामिल होंगे। ये भी एक बहुत गंभीर समस्या थी। इसी समस्या से जुड़ी चौथी और विभाजन की अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी, मतलब जिनकी संख्या समाज में कम थी। अल्पसंख्यक, अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या, जिनकी संख्या कम थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में है वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। जो इलाके आज पाकिस्तान में शामिल है वहां पे बहुत सारी संख्या में हिंदू भी थे और सिख भी थे, तो वो लोग तो वहीं रह गए, बहुत सारे हिंदू भी वहीं रह गए, सिख भी वहीं रह गए। अब इसका उल्टा कर दो, ऐसे ही पंजाब और बंगाल में बहुत सारे ऐसे थे जो मुसलमान ज्यादा थे, जिनमें जब बंटवारा हो तो वो कहाँ रह गए, वो भारत में ही रह गए। यही वजह है कि भारत में आज भी मुसलमान है और पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे हिंदू हैं। जब बंटवारा हुआ था तो क्या हुआ था, पंजाब और बंगाल में बहुत सारे मुसलमान थे वो, लेकिन भारत में ही रह गए। बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जो पाकिस्तान में ही रह गए। तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से सांसद में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए,
अब ये देखिए, जो लोग इतने समय से भारत में रह रहे थे, वो उनको पाकिस्तान में रहना पड़ गया। अब पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ जो हिंदू और जो सिख रह रहे हैं, वो तो वहाँ के लिए एक तरीके से विदेशी हो गए, शरणार्थी हो गए, विदेशी हो गए। अब हमारे देश में भी ऐसे ही है, ज्यादातर लोग हिंदू है, जो संख्या है बहुसंख्यक है, मतलब जिनकी संख्या ज्यादा वो हिंदू है। लेकिन उस समय बंटवारे के समय बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो यहीं रह गए, हमारे देश में रह गए, तो वो हमारे लिए विदेशी बन गए। तो ऐसे लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या आई कि वो अपने ही देश में, अपने ही घर में पराये हो गए। फिर अब ये विभाजन हो गया। अब इसके परिणाम क्या क्या हुआ? सन 1947 के बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। जब बंटवारा हुआ था तो बिना इच्छा के कई लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मजबूरी में उनको जाना पड़ा। कोई पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से कुछ लोग हिंदू भारत में आ रहे हैं। तो यह जो स्थानांतरण था, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों का जाना, यह आकस्मिक मतलब अचानक, अनियोजित, बिना प्लानिंग के और त्रासदी, दुख से भरा था। मानव इतिहास के अब तक के ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरण, अब तक जितना भी पलायन हुआ है, स्थानांतरण मतलब पलायन, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ये सबसे बड़ी संख्या में हुआ था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से माना। अब क्या हुआ? पहले सब लोग मिल के रहते थे, भारत में हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे। अब बंटवारा हो गया, देश बट गया, पाकिस्तान अलग बन गया, मुसलमानों का देश, हिंदुओं का भारत बन गया। अब लोगों में क्या हो गया? लोगों में नफरत आ गई एक दूसरे के लिए, और उन्होंने सांप्रदायिक दंगे, धर्म को लेके दंगे शुरू हो गए। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में, यहाँ पर सबसे ज्यादा दंगे हुए, लाहौर में, अमृतसर और कलकत्ता में। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू या सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। जहाँ पर ज्यादा हिंदू रहते थे, ज्यादा सिख थे, वहां मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। और इसके उल्टा ठीक इसी तरह, जहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे वहां पे हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया। तो क्या हुआ? हिंदू और मुसलमानों में भी दुश्मनी बढ़ गई। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए, मजबूरी में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। कई सालों से जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको दूसरी जगह जाना पड़ा, जो वहां रह रहे थे उनको यहाँ आना पड़ा। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए, और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। देखिए, जहां हम रहते हैं वहीं हमें उस जगह की आदत हो जाती है, वहीं हम अपना रोजगार शुरू कर देते हैं, काम धंधा शुरू कर देते हैं। वो सब कुछ छोड़ना पड़ा, अपना घर, अपना रोजगार, और अचानक किसी नई जगह पे बसना, ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक, मतलब दोनों ही तरफ के, जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू रह रहे हैं वो वहां अल्पसंख्यक है, हमारे भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं वो यहाँ अल्पसंख्यक है। तो दोनों ही अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए, और वो उन्हें अस्थायी तौर पर, मतलब उनका कोई परमानेंट कोई ठिकाना नहीं था रहने का, उनको शरणार्थी जो होते हैं उनके शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। तो बड़ा ही कठिनाई का दौर था ये। भारत और पाकिस्तान के लेखक लेखक जो लेख लिखते हैं, कवि जो कविता लिखते हैं, और फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया। उस समय जो भी फिल्म बनी, जो लघु कथा बनी, जो उपन्यास लिखे गए, जो कविता लिखी गई, उस समय जो हर जगह अस्थिरता का माहौल था, वो उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी फिल्मों में, अपनी लघु कथाओं में, अपने उपन्यासों में दिखाया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय जितने भी लेखक थे, जितने भी कवि थे, जो फिल्म बनाने वाले थे, निर्माता थे, तो वो किस टॉपिक पे बनाएंगे? जो उस समय ज्यादा चलन में था, लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पे बस गए, जो टकराव हो रहा है, दंगे हो रहे हैं लोगों, तो उसके ऊपर ही ज्यादा लेख लिखे गए थे। उसके बाद आता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में, और क्या क्या आता है? इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी, देखिए मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, जो आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अंडरलाइन कर रखा, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि आपको बताना जरूरी है, वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से, मुस्लिम लीग क्या थी? मुस्लिम लीग एक संस्था थी जो मुस्लिम लीग ने ही तो मांग की थी कि पाकिस्तान बनाया जाए मुसलमानों का अलग से देश। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपचारिक भारत में
मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम जो लीग थी उसका गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत, मतलब औपनिवेशिक भारत का मतलब होता है वह भारत जब भारत गुलाम था। तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि इसने मांग की थी, मुस्लिम लीग ने ही मांग की थी कि एक अलग से देश बनाया जाए पाकिस्तान, जिसमें हम सिर्फ मुसलमान हो। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अगला राष्ट्र की मांग करने में सबसे अग्रणी थी, सबसे आगे थी। ठीक उसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। जैसे मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि मुसलमानों का अलग देश बने, वैसे ही हमारे भी देश में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी बनी है जो ये चाहते थे कि हिंदुओं का अलग देश बने भारत। भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म में हो। लेकिन भारत ने क्या किया, क्या नीति अपनाई कि हमारे देश में चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। आज के समय में भी आप देखोगे तो हमारे संविधान में क्या है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता। कानून सबके लिए बराबर है। हिंदू अपने किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने धर्म की पूजा, जो जैसे हिंदू है वो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में जाएगा, लेकिन अगर वो किसी चर्च में जा रहा है, वो किसी मस्जिद में जा रहा है, तो उसको वहां भी नहीं रोका जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता है। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां एक धर्म के अनुयायी को दूसरे धर्मावलंबियों धर्मावलंबियों मतलब तो धर्म को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं के ऊपर वरीयता दिए जाए। मतलब भारत में ये नीति अपनाई गई थी कि भारत में रहने वाले लोग चाहे किसी भी धर्म के हैं, सबको अपने धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी होगी और किसी भी खास एक धर्म को वरीयता मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। सभी धर्मों को लोग बराबर है। अब आता है हमारा और सबसे बड़ी चुनौती, रजवाड़े का विलय। रजवाड़ा क्या होता है? रजवाड़ों का मतलब होता है जहां पर शासन होता है राजा का। अब ब्रिटिश शासन जहां डायरेक्ट शासन नहीं चलाती, वो क्या करती है, कुछ जगहों पर राजा शासन चलाएंगे, लेकिन वो किसकी सहमति से चलेगी? ब्रिटिश सरकार की ही इच्छा से वो काम करेंगे उसी के अनुसार, लेकिन डायरेक्ट उनका उस पर नियंत्रण नहीं होगा। नियंत्रण किसका होगा? राजाओं का। इसलिए रजवाड़ों का नाम दिया गया है। अब रजवाड़ों का विलय, रजवाड़ों मतलब जहां पे राजा का शासन होता है, विलय होता है मिलाना। अब हम क्या देखेंगे इसमें, रजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में देशी रजवाड़े। जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था तो जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, जब हम गुलाम थे, तो उस समय भारत को नाम दिया गया था ब्रिटिश इंडिया। जब भारत आजाद हो गया, भारत के दो हिस्से हो गए, भारत में से पाकिस्तान अलग बन गया, तो भारत को नाम दिया गया भारत हिंदुस्तान। तो जब हमें ब्रिटिश इंडिया, जब हमें आजादी नहीं मिली थी, हमारे ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था, तो ब्रिटिश इंडिया में क्या था, एक हिस्से में तो क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट शासन चलाती थी, डायरेक्ट नियंत्रण था। और दूसरे कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर उन्होंने राजाओं द्वारा, जैसे राजाओं के हाथ में इलाका दे रखा है, राजा शासन चलाएंगे, लेकिन राजा पे जो नियंत्रण होगा वो उनका ही होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण होता था, जहां पर कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण होता था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर किसका शासन होता था? राजाओं का शासन होता था। लेकिन जो राजा होते थे वो किसके नियंत्रण में थे? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। देखिए दोबारा बता देते हैं एक बार। रजवाड़े होते हैं जहां पर राजाओं का शासन होता है। जब भारत को आजादी नहीं मिली थी ब्रिटिश इंडिया के समय में, तो जब हमें आजादी नहीं मिली थी तो उस समय क्या था, अंग्रेजों ने कुछ शासन को, तो कुछ इलाकों को तो सीधा अपने हाथ में ले रखा था और कुछ में उन्होंने राजाओं को छोड़ रखा था। राजा शासन चलाएंगे, लेकिन जो राजा होंगे वो किसके अनुसार काम करेंगे? इनके अनुसार, ब्रिटिश सरकार के अनुसार। अब समस्या क्या आई? आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। आजादी से पहले जो अंग्रेजी शासन था उसने एक घोषणा की कि जो भारत है, भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ जब भारत को आजादी मिलेगी तो साथ ही जो रजवाड़े थे वो भी तो किसके अधीन थे? वो भी ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, तो वो भी आजाद हो जाएंगे।
इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े, उस समय भारत में जो रजवाड़े थे उनकी संख्या थी 565। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आता है, भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। तो इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े मतलब 565 रजवाड़े ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। उन पर भी मतलब क्या होगा, जो राजा अंग्रेजी सरकार के अधीन थे, उनके अनुसार काम करते थे, वो भी मुक्त हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए और अपना स्वतंत्र बना के। देखो इसका मतलब क्या था, जब आजादी नहीं मिली थी उससे कुछ टाइम पहले अंग्रेजी सरकार ने ये घोषणा की थी, जब भारत आजाद होगा तो साथ साथ हम रजवाड़ों को भी आजाद कर देंगे। लेकिन जो रजवाड़े मतलब जहां पर राजाओं का शासन होता था, उनकी खुद की मर्जी है कि वो भारत में जाएंगे या वो पाकिस्तान में जाएंगे, या फिर वो बिल्कुल अपना अलग से देश बनाएंगे, वो उनके ऊपर छोड़ दिया था। ठीक है, जो रजवाड़े थे उनको आजादी के लिए उस समय क्या कहा गया था कि तुम भी आजाद हो जाओगे, लेकिन उनकी खुद की मर्जी होगी, वो भारत में जाएंगे या वो पाकिस्तान में शामिल होंगे या वो अलग से अपना देश बनाएंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दिया था। उसके बाद है सरकार का नजरिया। अब सरकार क्या सोचती थी, छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था रजवाड़ों को अपनी मन मर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर दिया। देखिए, जो मुस्लिम लीग थी वो क्या चाहती थी कि रजवाड़ों के ऊपर छोड़ दो, मन करेगा तो भारत में जाए, उनका मन करे वो पाकिस्तान में शामिल हो या फिर अलग से अपना देश बनाए। लेकिन हमारा देश के जो नेता थे वो क्या चाहते थे कि जो रजवाड़े हैं वो हमारे देश में शामिल हो, भारत में शामिल हो। रजवाड़ों का विलय करने में, रजवाड़ों को भारत में शामिल करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी क्या भूमिका थी रजवाड़ों के विलय में, किस नेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके लिए सबसे बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहल कदम की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में, आज जो उड़ीसा के नाम से जिसको हम जानते हैं जिस राज्य को, उस समय वहां पर 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। पहले ये सारे रजवाड़े थे, उड़ीसा में 26 थे, छत्तीसगढ़ में 15 थे, ये भारत में रह गए थे। ठीक है, अब ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में शामिल है। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। देशी रजवाड़ों की इस चर्चा से 3 बातें सामने आती है। पहली बात तो यह है कि अधिकतर रजवाड़ों का लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। देखिए, जो रजवाड़े थे, जो राजाओं का शासन था जहां पर, वो क्या चाहते थे कि ज्यादातर जो रजवाड़े के लोग थे, जो जनता थी, वो भारत में शामिल होना चाहती थी। दूसरी बात क्या थी, भारत सरकार का रुख लचीला था और वहां कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम हो उठा। देखिए, जो रजवाड़ों में रहने वाले, इसका मतलब क्या हुआ इस पूरे पैराग्राफ का, रजवाड़ों मतलब जो राजाओं का शासन था, रजवाड़ों में जो रहने वाले लोग थे वो ज्यादातर भारत में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि भारत की जो सरकार थी, उनके जो रुख था, उनका जो रवैया था वो लचीला था, मतलब कठोर शासन नहीं था, स्ट्रिक्ट कुछ नियम कानून नहीं होते थे, सबको साथ लेके चलने की बात की जाती थी, सबके लिए समानता की बात की जाती थी। तो जो लोगों का झुकाव था वो किसकी साइड था? वो भारत में शामिल होना चाहते थे। 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। वो आजादी से पहले ही ये रजवाड़े ज्यादातर किस में शामिल हो गए? भारत में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए, जो राजा भारत में शामिल होना चाहता है, तो ऐसे थोड़ी है कि वो बोलेगा उसको शामिल कर लिया। उस समय एक एग्रीमेंट होता था, उसका नाम दिया गया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। एग्रीमेंट होता था एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसका नाम था, इस पे जो साइन करता था, जैसे मान लो कोई राजा है, वो भारत में शामिल होना चाहता है,
रजवाड़ा, तो वो क्या करेगा, वो इस एग्रीमेंट पे साइन करेगा, तो ये मान लिया जाएगा कि ये भारत में शामिल हो गया। उस पे साइन करने का मतलब यही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन किसको कहा जाता है। अब आता है हैदराबाद के बारे में। ये भी एक रजवाड़ा था। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के, पहले जिसको हैदराबाद के नाम से जाना जाता था, आज वो किसमें शामिल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। वह दुनिया का सबसे, उस समय जो हैदराबाद का राजा था, उस राजा का नाम था निजाम। बहुत पैसे वाला था, बहुत अमीर व्यक्ति था ये। लेकिन इसने क्या किया, एक मिनट, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। वह दुनिया का सबसे दौलतमंद, सबसे अमीर व्यक्ति था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। अब ये क्या चाहता था, ये चाहता था कि मैं भारत में शामिल ना हूं, मैं अपने अलग से अपने आप को एक अलग देश बना लूं अपना, या अपना अलग, मतलब बिल्कुल आजाद चाहता था कि मेरे ऊपर, मैं ना तो भारत में शामिल हूं ना पाकिस्तान में, बिल्कुल आजाद। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रखी। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई। महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निजाम के लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया गया, जिसे रजाकार कहा जाता है। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। आंदोलन को देख निजाम के लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे रजाकार किया जाता था, रजाकार कहा जाता था। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। ये देखिए, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। हैदराबाद में क्या स्थिति थी, हैदराबाद जो थी उस समय वो एक रियासत थी। इस रियासत का जो राजा था वो था निजाम। ये जो निजाम था ये चाहता था कि मैं भारत में भी शामिल ना हूं, मैं पाकिस्तान में भी शामिल ना हूं, मैं बिल्कुल एक अपना अलग अलग देश बनाऊं। लेकिन हुआ क्या, ये जो निजाम था एक बहुत पैसे वाला था, अमीर लोगों में इसकी गिनती की जाती थी। लेकिन ये बहुत अत्याचारी था, बहुत कठोर शासन था, लोग इससे परेशान थे। तो लोगों ने क्या किया, इसका बहुत, महिलाओं ने, वहां के जो वहां की जनता थी हैदराबाद की, वो इससे खुश नहीं थी, क्योंकि ये कठोर शासक था, लोगों पे अत्याचार करता था। तो इसका विरोध करना शुरू किया। इसने क्या किया, लोगों के विरोध को दबाने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। इसके जो सैनिक थे, जिन्होंने जो लोगों के आंदोलन, जो लोग भड़के हुए थे, उनको दबाने के लिए जो उन्होंने सैनिक भेजे, उसको कहा जाता था रजाकार। ये इंपॉर्टेंट है, रजाकार किसे कहा जाता था, इसको अंडरलाइन करना, शायद ध्यान नहीं रहा मुझे, ये थोड़ा ध्यान रखना। रजाकार कौन थे, रजाकार निजाम द्वारा भेजे गए सैनिक थे। जिसको क्यों भेजा गया था, वहां की जो जनता थी जो आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वो निजाम जो राजा था वहां से उसके शासन से खुश नहीं थे, उसको दबाने के लिए भेजा था, उनको चुप कराने के लिए। और फिर हुआ क्या, जो 1948 के सितंबर में भारतीय सेना, भारत ने क्या किया, निजाम के जो सैनिक थे, कौन थे, रजाकार, जिसको रजाकार कहा गया था, जिसको निजाम ने भेजा था, उनको, उन सैनिकों को काबू में करने के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी। खूब लड़ाइयां लड़ी। और उसके बाद जो निजाम था, जो राजा था, वो हार मान गया, उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर हैदराबाद किसमें शामिल हो गया, भारत में। मणिपुर आता है उसके बाद। आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। मणिपुर का जो राजा था उसका क्या नाम था, बोध चंद्र सिंह। मणिपुर का राजा कौन था, बोध चंद्र सिंह। उसने भी एग्रीमेंट पे साइन किए थे और ये आश्वासन दिया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के बाद मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र, यहाँ पे 1948 में इलेक्शन हुआ मणिपुर में, और इलेक्शन कब हुआ, जून में हुआ था। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र, मतलब राजा का शासन तो होगा। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है, राजा का शासन भी होगा लेकिन संविधान भी होगा। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या हुआ, राजतंत्र, राजा का तंत्र, राजा का शासन। राजा का शासन तो होगा
लेकिन साथ साथ संविधान भी होगा। मणिपुर भारत का एक ऐसा पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो वोट देने का अधिकार है, सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था? मणिपुर में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में की गई थी? मणिपुर में। और वहां पे किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? संवैधानिक राजतंत्र, मतलब राजा का शासन भी होगा लेकिन साथ साथ संविधान भी होगा। तो ये हमने रियासतों के बारे में देखा। फिर आता है राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन मतलब दोबारा से निर्माण करना, दोबारा से गठन करना। किसका? राज्यों का। बंटवारे, अब बंटवारा भी देश का हो गया, भारत और पाकिस्तान। भारत में से दो देश बन गए, एक भारत एक पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुसलमान चले गए, जो हिंदू थे वो भारत में रह गए। और इसके बाद हमने पढ़ा देसी रियासत, मणिपुर, हैदराबाद, ये जो रियासत थी कैसे ये भारत में शामिल हुई, इनके बारे में पढ़ा। लेकिन केवल यही चुनौतियां नहीं थी जिसके हमें समाधान करना था, और भी चुनौतियां भी हमारे सामने थी, जिसमें से क्या था? आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। देखिए, अब हमारे सामने क्या थी? राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन वो राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए, दोबारा जो राज्यों का निर्माण किया जाए, उसका आधार क्या हो, उसका क्या बेस हो। हमारे नेताओं को क्या चिंता थी कि अगर हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाए तो इससे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, देश में देश के टूटने का डर है। मतलब भाषा के आधार पर देश को अगर राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो इसे अव्यवस्था भी फैल जाएगी और टूटने का भी खतरा रहेगा, देश का टुकड़ों में देश बढ़ जाएगा। क्योंकि जिस इलाके में जिस भाषा को मानने वाले लोग रहेंगे वो बिल्कुल अपने आप को एक समझेंगे, दूसरी भाषा के वाले लोग अपने आप को एक समझेंगे, तो ऐसे टकराव की स्थिति हो जाएगी। तो क्या हुआ? हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व के इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, और मतलब अभी हमारे सामने क्या समस्या थी कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। लेकिन अभी अभी हमने किस किस चीज से उभरे थे? हमने भारत का बंटवारा हुआ था, रियासतों का बंटवारा हुआ था, भारतीय संघ में शामिल हुई थी, बहुत सारी समस्या हमारे सामने अभी थी। तो क्या हुआ? केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेता और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे, कुछ हिस्से केरल और कर्नाटक में भी है। पुराना जो मद्रास था उसमें ज्यादातर लोग तेलुगु भाषा बोलते थे, वहां पे वही हुआ, बहुत सारा विरोध लोगों ने कर दिया, भड़क उठे लोग। और जो पुराना मद्रास था वो आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पहले जो मद्रास था वो क्या था? आज का तमिलनाडु जो है और जो आंध्र प्रदेश है उसी में वो शामिल था। और कुछ हिस्से उसके कहाँ थे? केरल और कर्नाटक में भी थे। इसके बाद हमारा आता है केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी। मतलब केंद्र सरकार का मतलब क्या होता है? जो पूरी देश के लिए कानून बनाती है। केंद्र सरकार दुविधा में थी, कंफ्यूज थी कि राज्यों का पुनर्गठन क्या, मतलब किस आधार पर किया जाए, क्या भाषा के आधार पर किया जाए या कोई और आधार अपनाया जाए। कांग्रेस उस समय कौन सी पार्टी सत्ता में थी? कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। हमारे बहुत बड़े बड़े नेता ने क्या किया उस समय? वो विरोध करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। और उसके बाद भूख हड़ताल के बाद क्या हुआ? भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद बहुत ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई, जगह जगह लड़ाई झगड़े मारकाट ये शुरू हो गई। लोग बड़ी संख्याओं पर विरोध करने के सड़कों पे आ गए, कई लोग घायल हो गए, कई लोग मारे गए। मद्रास में बहुत सारे विधायक ऐसे थे जिन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार आखिरकार क्या हुआ? 1952 के दिसंबर में 1952 में दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। एक अलग राज्य बनाया और जिसका नाम रखा आंध्र प्रदेश। आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाएं, अब जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, आंध्र प्रदेश के नाम से एक नया राज्य बना दिया, तो देश के जो और अन्य इलाके थे उनमें भी क्या हुआ? भाषा के आधार पर लोग अपना अपना राज्य की गठन करने लगे कि जिस जगह पे जिस इलाके में जिस भाषा को ज्यादा बोलने वाले लोग रहते हैं वो क्या कहने लगे कि इस भाषा के आधार पर हमारा अलग राज्य बनाओ।
तो बाकी देशों में भी हिंसा भड़क गई। और इन संघर्षों, ये लड़ाई झगड़े थे, इनसे परेशान होकर जो केंद्र सरकार थी उन्होंने क्या किया, एक आयोग ही बना दिया जो क्या काम करेगा, राज्यों के पुनर्गठन का काम करेगा। अब ये आयोग कब बना, सन 1953 में। ये क्वेश्चन भी आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसका गठन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसके विषय में बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। इसको 1953 में केंद्र सरकार ने बनाया था। इसका काम क्या था, ये क्या काम करता था, राज्यों के सीमांकन के मामले पर, कि किस राज्य की सीमा कहां तक है, कहां कौन सा राज्य खत्म होगा और कहां दूसरा राज्य शुरू होगा, तो राज्य की सीमा का सीमांकन करना। और इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, इसका आधार क्या था, भाषा। ये थोड़ा याद रखने वाली चीजें है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन था 1953 में हुआ था। और क्या था इसका काम, क्या था, इसका काम था राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना, किस राज्य की सीमा कहां तक है। दूसरा, गठन किस आधार पर किया जाएगा, भाषा के आधार पर। और इसने क्या किया, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में राज्य पुनर्गठन एक अधिनियम पास हुआ। राज्य पुनर्गठन, ये भी क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, 1956 में। और इस अधिनियम के बाद 14 नए राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये पूरा पैराग्राफ हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब हुआ, उसके क्या काम थे। फिर आता है हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या था और वो कब पास हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। फिर हमारा आता है इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर। ये देखिए, आप पूरा लेसन अच्छे से देखिएगा, आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर सारे अपने आप मिल जाएंगे। ये देखिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क है। ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था उसके बारे में है। धर्मनिरपेक्ष मतलब ऐसा देश जहां पर किसी भी खास धर्म को प्रमुखता नहीं दी जाती, सभी धर्मों के लोग बराबर होते हैं। तो नेहरू जी की भूमिका लिखनी है, उनके बारे में लिखना है। आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे, ये मैंने आपको बताया था। जो पूर्वी और पश्चिमी इलाके उनको पाकिस्तान में शामिल कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, वो सारा लिखना आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या था, राज्यों का पुनर्गठन करना। इसकी सिफारिश क्या थी वो आपको बताना है सारा। ये अभ्यास के जो इसके क्वेश्चन दे रखे, सारे आंसर आपको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। लेसन को अच्छे से देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक बार स्टार्टिंग से बता देती हूँ हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 में। पाकिस्तान कब हुआ, 14 अगस्त 1947 में। पाकिस्तान का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा देश पहले एक था, ब्रिटिश इंडिया था, उसको दो टुकड़ों में बांटा गया, उसमें से पाकिस्तान अलग देश निकाल दिया। पाकिस्तान में उन लोगों को शामिल किया गया जो मुसलमान थे, भारत में वो लोग शामिल हुए जो हिंदू थे। तो हिंदू और पाकिस्तान दो देश बन गए। अब जब हमें आज़ादी मिली उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने उस समय जो भाषण दिया था वो चिर भाग्यवधू की चिर प्रतिष्ठित भेंट के नाम से फेमस है। उसके अलावा इसको एक मिनट आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या करा इसमें स्टार्टिंग से। उसके बाद हमने इस लेसन में देखा हमारे देश में क्या क्या चुनौतियां थी। 3 प्रमुख चुनौती थी जिसका हमें समस्या का समाधान करना था। ये देखिए, जो नेहरू जी ने भाषण दिया था, उस भाषण को नाम दिया गया भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी। फिर आज़ादी के समय हमारे देश में जो मुख्य चुनौतियां थी, वो पहली चुनौती क्या थी, देश को, क्योंकि भारत विविधता का देश था, बहुत बड़ा देश था, उसको कैसे एकता के सूत्र में बांधा जाए। दूसरी चुनौती थी कि हमने लोकतंत्र तो अपना लिया, लेकिन अब उस लोकतंत्र को कैसे कायम किया जाए, कैसे बना के रखा जाए। तीसरी चुनौती क्या थी कि
एक ऐसे देश का निर्माण किया जाए जिसमें विकास तो हो, लेकिन ऐसा नहीं किसी एक तबके का विकास हो और दूसरा पिछड़ जाए, सबको साथ लेके चला जाए, जो अल्पसंख्यक है उनका भी ध्यान रखा जाए। उसके बाद हमने इसमें देखा विभाजन, भारत का विभाजन हो गया, विस्थापन हो गया, लोग इधर से उधर चले गए, पुनर्वास हो गया। तो उसके बाद क्या क्या स्थितियां आई, जिन इलाकों में हिंदू ज़्यादा थे उनको भारत में शामिल किया गया, जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे उनको पाकिस्तान में शामिल किया गया। उसके बाद भी बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान में रह गए, बहुत सारे मुसलमान भारत में ही रह गए। उन लोगों के सामने क्या क्या समस्याएं आई, अपने ही देश में वो विदेशी बन गए, बेघर हो गए बेचारे, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत सारे रजवाड़े थे। अब उन रजवाड़ों का क्या किया, रजवाड़ों को कहाँ शामिल किया जाए। तो 565 रजवाड़े थे। रजवाड़ों का मतलब होता है जहाँ राजाओं का शासन था। पूरे देश पे ब्रिटिश सरकार का शासन था, रजवाड़ों पर राजा का था। लेकिन राजा किसके अनुसार काम करते थे, ब्रिटिश सरकार के अनुसार। कुछ इलाकों पे डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार शासन चलाती थी, कुछ पे उन्होंने राजा छोड़ रखे थे, राजा के हिसाब से वो शासन चलवाते थे। रजवाड़ों के लिए ब्रिटिश इंडिया ने क्या, उस समय ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उनकी मर्जी है, चाहे वो भारत में शामिल हो, चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो, या वो अपना देश बनाए। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा रजवाड़े हमारे देश में शामिल हो जाए। बहुत सारे जो रजवाड़े थे उनकी जो जनता थी वो भारत में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि भारत में सबको साथ लेने की बात की जाती थी। भारत की जो शासन व्यवस्था थोड़ी लचीली थी, सबको साथ लेके लेने की बात की जाती थी। सबके सबको अपने अपना धर्म पालन किया जाती थी। तो कई चीज़ें ऐसी थी जिनसे लोग हमारी तरफ आकर्षित हुए। बहुत सारी जो रजवाड़े थे वो भारत में शामिल हो गए। रजवाड़ों को विलय करने में, भारत में शामिल करने में जिस नेता का सबसे ज़्यादा योगदान है वो है वल्लभ भाई पटेल। फिर राज्यों का पुनर्गठन आया, पुनर्गठन भाषा के आधार पर किए जाने की बात की गई। उसमें भी कई प्रकार की अव्यवस्था फैली। फिर इसके नाम से केंद्र सरकार ने एक आयोग गठन किया, जिसका नाम रखा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। इस आयोग ने एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया 1956 में, और उसके आधार पर विभिन्न राज्यों का गठन किया गया भाषा के आधार पर, जैसे आंध्र प्रदेश और भी बहुत सारे राज्यों का गठन किया गया। ये हमने इस लेसन में देखा। तो ये लेसन आपका खत्म होता है। इस लेसन की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। उसे होगी ना।